हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारी करंट की जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जो मैंने कहा है कि जो जुलाई से पहले मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो उसी में आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 7वां पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सीधे यहाँ से देखिए लाइन से जो आपकी घटना सार की बुक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं क्योंकि अभी समय बहुत कम है और काम ज़्यादा है मेरे पास, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा इसी तरीके से अभी कर लेते हैं। इसके अलावा जो सूचकांक वाली आपकी वीडियो थी उसको मैं एक मतलब अपने हैंडमेड जो नोट्स होंगे उसके हिसाब से फिर से एक बार करवा दूंगा क्योंकि कुछ लोगों को उससे दिक्कत हुई थी, ठीक। तो और जो आज की वीडियो है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी हम लोग बता दें कौन कौन से होंगे। इसमें देखिए संसद भवन होगा, नया संसद भवन मतलब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो काफ़ी अभी चर्चा में भी रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी विवाद भी है। और दूसरा आपका जो रामसर साइट्स है, ठीक है, ये है आपका चौरी चौरा कांड से संबंधित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन, ये आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बांग्लादेश और भारत की जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसके अलावा भारत और वियतनाम के बीच में जो आभासी शिखर सम्मेलन हुआ, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और जो मैंने उम्मीद है आप लोग बना रहे होंगे नोट्स, तो उन्हीं नोट्स में अब नीचे इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और रही बात इसकी पीडीएफ की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 7वीं वीडियो है। छः जो वीडियो पहले हो चुकी हैं उन छः की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैंने मतलब अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वर्धन एकेडमी के नाम से है, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक। और दूसरा है कि जो ये वाली वीडियो पीडीएफ्स हैं तो ये 6-7 और हो जाएंगी तब एक साथ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक एक करके मैं नहीं कर पाऊंगा, जब 6-7 हो जाएंगी तब इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, इसके इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैंने येलो से यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ठीक। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक, इफ्फी जिसे कहते हैं, ठीक। कौन सा 51वां था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत का कौन सा था? 51वां। ऐसे लिख लीजिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा था? 51वां लिख लीजिए। और ठीक है, अब आगे देखिए कहाँ हुआ था। गोवा के पणजी में 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच में आयोजित किया गया था। और उद्घाटन किसने किया था इसका? सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। तो जिन लोगों को ये ना पता हो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो वो प्रकाश जावड़ेकर हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर, ठीक। आगे देखते हैं। और मुख्य अतिथि कौन थे? सुदीप, अभिनेता जो सुदीप हैं साउथ के, वो यहाँ पर इसके, पता नहीं साउथ के हैं कि बॉलीवुड के, मुझे कंफर्म नहीं है। अभिनेता जो सुदीप है वो इसके मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है, बांग्लादेश इस वर्ष महोत्सव के लिए फोकस राष्ट्र था। तो ये यहाँ पर बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महोत्सव के लिए फोकस राष्ट्र था। तथा बंगबंधु शेख मुजीबुर मुजीबुर रहमान होना चाहिए, मुजीब डर नहीं होगा, ठीक, मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश द्वारा बंगबंधु नाम से संयुक्त रूप से फिल्म बनाने की घोषणा की। और शेख मुजीबुर रहमान कौन है? जो वर्तमान में आपकी जो बांग्लादेश की जो इस समय प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ठीक, शेख हसीना, ठीक है, उनके फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है? शेख बंगबंधु, ये भी आपको याद होना चाहिए। बंगबंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। मतलब इनका मतलब इन्हीं के द्वारा यही मेन नेता थे जब बांग्लादेश का विभाजन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो बांग्लादेश के मुख्य जो सबसे लीडर थे इनके, तो थे शेख मुजीबुर रहमान ही थे, ठीक। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? बंगबंधु के नाम से, ठीक है। और इनकी कौन सी जयंती थी? 100वीं जयंती थी, ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में। महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इटली के सिनेमेटोग्राफर विक्टोरिया स्टोरारो, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको बस बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। खाली यहाँ तक आप लोग इसको याद रखिए। गोवा के पणजी में हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, और 51वां यह फिल्म महोत्सव था आपका, ठीक है। और मुख्य अतिथि थे सुदीप, अभिनेता। और बांग्लादेश इस वर्ष के लिए मुख्य फोकस राष्ट्र था। और बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। तो इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए अब देखिए महोत्सव के पुरस्कार देख लेते हैं। गोल्डन पीकॉक स्वर्ण मयूर पुरस्कार, द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित फिल्म इनटू द डार्कनेस, ठीक। जो महोत्सव के जो पुरस्कार दिए गए थे वो किसको? गोल्डन पीकॉक, जो स्वर्ण मयूर मतलब पुरस्कार, ये द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित फिल्म है। कौन सी? इनटू द डार्कनेस। निर्देशक कौन है? एंडर्स रेफन। डेनमार्क पुरस्कार के अंतर्गत 40 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक, ये ताइवान की निर्देशक, लेखिका और निर्माता चेन नियन को मंदारिन भाषा की ड्रामा फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष के लिए सिल्वर पिकॉक, ये किसको? सु सुआन लियू द साइलेंट फॉरेस्ट के मुख्य किरदार चांग चेंग के रूप में।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक, ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रहा है। जो इसके आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, जोफिया स्टेफेज को, ठीक। तो यहाँ पर ये खास चीज़ें नहीं है। अर्बन इंडेक्स, अब ये देखिए, ये देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन इंडेक्स हो, ये आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने सारे आपको इंडेक्स करवा दिए थे, वो सारे इंटरनेशनल थे, तो यहाँ पे इंडिया में एक दो मतलब इंडेक्स ऐसे निकाले गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं किया। मुंबई स्थित थिंक टैंक प्रजा फाउंडेशन, तो सबसे पहले लिख दीजिए अर्बन फाउंडेशन, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स किसके द्वारा? प्रजा फाउंडेशन द्वारा। दिसंबर 2020 को जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के अनुसार देश में सुशासन के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य था? ओडिशा, सुशासन के मामले में। और सूचकांक में मणिपुर और नागालैंड सबसे निचले स्थान पे थे। बस इतना ही आप लोग इसमें नोट कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को मैंने यहाँ पे किया है। अब टॉप 5 आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट पे उड़ीसा है, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे छत्तीसगढ़, फिर केरल, फिर मध्य प्रदेश। सबसे खराब प्रदर्शन किसका था? सबसे बेकार नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर झारखंड, इनकी स्थिति सबसे खराब थी। सूचकांक में दिल्ली 13वें स्थान पे था, क्योंकि भारत की राजधानी है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 देख लीजिए, नीति आयोग ने, अब नवाचार सूचकांक 2020 ये किसकी तरफ से? नीति आयोग ने 20 फरवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया है, लेकिन ये सिर्फ नीति आयोग की तरफ से नहीं किया गया है। इसमें देखिए, रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापा गया है। यह सूचकांक का दूसरा संस्करण है, ठीक है। पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था, ठीक। पहला संस्करण, ये दूसरा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह सूचकांक देखिए किन दोनों के द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग तथा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक, कॉम्पिटेटिव वेन कॉम्पिटेटिवेंसेज, ठीक, के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। सूचकांक के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बनाए रखा है, तो कर्नाटक पहले भी फर्स्ट पे था और इस बार भी रहा, जबकि तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सूचकांक में तमिलनाडु तीसरे, तेलंगाना चौथे, केरल पांचवें, हरियाणा छठे, आंध्र प्रदेश सातवें, गुजरात आठवें, उत्तर प्रदेश नौवें और पंजाब 10वें स्थान पर रहा है। इसमें बिहार को सबसे निचला स्थान 17वां प्राप्त हुआ है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में अलग देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूछा जा सकता है, तो दिल्ली सबसे ऊपर रहा है और लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर रहा, चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने हाईलाइट किया। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में, ठीक है, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों, जो पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य हैं, ठीक है, उसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, और इसके बाद उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम का स्थान, मेघालय सबसे निचले स्थान 10वें स्थान पर है। नवाचार, ये तो कुछ नहीं, मापदंड है, ये नहीं पूछे जाते हैं। वैसे देख लीजिए, नवाचार सूचकांक में 10 टॉप 10 राज्य देख लीजिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक। अब देखिए, एलसीए तेजस MK-A1 लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी, तो ये देख लीजिए अब आप लोग, ठीक है। ये इसमें क्या है? तेजस से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी, यहाँ पे देखिए कि PDF बनाने में यहाँ पे, ठीक है, लिख के आ गया, 13 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, ठीक है। में हिंदू, देखिए ये जो एलसीए तेजस MK है, इस खरीद की मंजूरी, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग लिख लीजिए। में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लिमिटेड से 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने के सौदे को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये यहाँ से मंजूरी यहाँ से प्रदान की गई है। 45, यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए, हल्के लड़ाकू विमान MK-A1 स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, तो किस पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी के। जो हल्के आपके लड़ाकू विमान है तेजस, वो चौथी पीढ़ी के हैं। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सक्रिय एरे रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, ऐसा ऐसा AESA रडार, ठीक है, ऐसा दृश्य सीमा से परे है, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, मतलब हवा में ही उसको एयर टू एयर रिफ्यूल किया जा सकता है, कि महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताओं से युक्त है, ठीक है। अब इसमें जो खास था वो देख लिया। अब भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क क्या है? उत्तराखंड वन विभाग ने 29 दिसंबर 2020 को भारत के पहले पॉलिनेटर परागकण पार्क को जनता को समर्पित किया है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो खास बात है वो बस इतनी ही थी कि ये आपको पता होना चाहिए, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड वन विभाग ने कहाँ शुरू किया है? पॉलिनेटर पार्क को जनता को समर्पित किया है, ठीक है। अब इसमें और कुछ खास बात नहीं है, या अब देखिए जो खास बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हैं। यह पॉलिनेटर पार्क नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 4 एकड़
में फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए 40 से अधिक परागकण प्रजातियां हैं कि इसमें क्या क्या है, पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों, कीटों, पतंगों, भृंगों, ततैया और छोटे स्तनधारियों की 40 से अधिक परागकण की प्रजातियां हैं। ठीक, बस इतना है। मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा ने, ठीक है, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन, के संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज मतलब बाह्य ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए बाह्य ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो हिल्स जिले के हिल्स जिले के सोहबर में, ठीक है, जो कि मेघालय में स्थित है। अब मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम के संगमा। इस आर्क ब्रिज का निर्माण, ठीक है, निर्माण उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय के नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स के अंतर्गत रुपए 49.395 करोड़ की अनुमानित लागत से किया गया है। ठीक, अब गुजरात सरकार के ड्रैगन फ्रूट का नाम रखा, गुजरात सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदलकर कमलम रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 19 जनवरी 2021 को ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रखने का प्रस्ताव किया, क्योंकि इस फल का बाहरी आकार कमल के फूल की तरह है। कमलम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कमल है। कमल को पेटेंट के लिए भी आवेदन किया गया है। अब यहाँ देखिए ड्रैगन फ्रूट दक्षिण और मध्य एशियाई अमेरिका के स्वदेशी जंगली कैक्टस की एक प्रजाति का फल है, जहाँ इसे पिटिया या पिथैया कहा जाता है। इस फ्रूट का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक वियतनाम है। यहाँ इसे थ लोंग कहते हैं, जिसका अर्थ ड्रैगन आई होता है। ठीक, आप देखिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें आपकी शुरू हो गई, चाहे वो आपके रामसर साइट्स हो, और फिर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, चौरी चौरा शताब्दी समारोह मिल जाएगा, अंटार्कटिका से संबंधित मिल जाएगा, और लास्ट में आपका सबसे लास्ट में नई दिल्ली में संसद भवन है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए 24 दिसंबर 2020 को भारत ने लद्दाख के सो कर आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है, इसको सो ही पढ़ेंगे, ठीक है, कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को देश के 42वें दक्षिण एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। ठीक है, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। यह दर्जा आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा तैयार प्रदान किया जाता है। सोकर घाटी एक अत्यधिक ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जहां दो प्रमुख जलप्रपात हैं। चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में लगभग 438 हेक्टेयर के क्षेत्र में विस्तृत मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झील इसका नाम है स्टार स्पुक सो, ठीक है। और उत्तर में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित खारे पानी की झील है सोकर, खुद स्थित है। ठीक है, इसे सोकर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सफेद नमक। ठीक है, तो इसका अर्थ पता होना चाहिए कि बाई चांस पूछ दिया जाए कि सोकर क्या है, तो ये सफेद नमक इसको कहा जाता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार सोकर घाटी A1 श्रेणी का एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, और यह प्रवासी पक्षियों में मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान भारत के काले गर्दन वाले सारस पक्षी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है ग्रस नाइग्रिकोलिस, का एक महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा रामसर स्थल है। तो लद्दाख का ये दूसरा है, और इससे पहले लद्दाख में सोमोरिरी वेटलैंड रिजर्व को वर्ष 2002 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट देख लीजिए। 4 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। ठीक है, 600 मेगावाट वाले इस प्रोजेक्ट में अनुमानित निवेश राशि 3000 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IAFC, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इस प्रोजेक्ट के विकास में सहयोग देने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। अब इसमें देखिए परियोजना में ओंकारेश्वर जलाशय में फ्लोटिंग सोलर पैनल होंगे। बांध के लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में सोलर पैनल से लगातार बिजली उत्पादन होगा। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की रिपोर्ट जारी। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 11 जनवरी 2021 को देश में 146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन जारी किया है। वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% हिस्सा आता है। ठीक, इसमें जितनी खास थी बस उसको देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के जलदापारा जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान और रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश के सैंज और तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को भारत का शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक है, तो 5 को यहाँ पे देखे लिखा भी है। 5 तटीय एवं समुद्री पार्क को देश के शीर्ष 5 चिड़ियाघर की सूची जारी कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये 5 नाम आपके यही हैं। ठीक है, 5 नाम इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
जंगली बिल्ली कैराकल, ये भी काफी चर्चा में है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने जंगली बिल्ली कैराकल केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव निवास स्थलों का विकास के अंतर्गत वित्तीय सहायता के साथ संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ठीक है, प्रजातियों की सूची में शामिल करने को स्वीकृति दे दी है। ये जंगली बिल्ली का नाम है कैराकल। ठीक, कैराकल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम के तहत 22 वन्यजीव प्रजातियां हैं। विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 अब तक का तीसरा सबसे गर्म साल, ठीक, तीसरा सबसे गर्म साल आज तक का है। भारतीय मौसम विभाग ने जहां पर 2020 को देश में 8वें सबसे, बस मेन चीज आपको यही याद रखना है कि आज तक का तीसरा ये सबसे गर्म साल रहा है 2020। ठीक है, इससे पहले तीन जो क्रमशः थे वो थे 2016, 2019 और तीसरा ये 20 आपका होगा। ठीक है, अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत। मोरमुगांव पोर्ट गोवा से 5 जनवरी 2021 को 40वां इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका 43 सदस्यों के साथ दक्षिणी ध्रुव के लिए रवाना हुआ। यह भारतीय अभियान दक्षिणी सफेद महाद्वीप में देश के 4 दशकों के प्रयास का प्रतीक है। प्रतिष्ठित 40वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान मिशन यात्रा के लिए चार्टर्ड आइस क्लास पोत एमवी वासली गोलोवेन को चुना गया। यह 30 दिनों में अंटार्कटिका पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज, अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत 1981 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1981 में। यहाँ पर स्थापित भारतीय अनुसंधान बेस स्टेशन के नाम, जो बेस स्टेशन है उनके नाम आप लोग याद रखिए। दक्षिण गंगोत्री पहला, दूसरा है भारती और एक है मैत्री। तीन यहाँ पर बेस स्टेशन है। अब देखिए, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन, इसमें देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 4 फरवरी 2021 को देश की आजादी की लड़ाई की इस ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया है। अब इसमें जो खास चीज़ है उस पर देख लेते हैं। यहाँ पर 4 फरवरी 2020 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तत्कालीन संयुक्त प्रांत, मतलब जो अब उत्तर प्रदेश है, पहले इसको संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, कि गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों सहित 3 स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हुई थी। ठीक, इस घटना के लिए जिम्मेदार 19 स्वतंत्रता सेनानियों को कालांतर में मृत्युदंड दे दिया गया था। तो यही आपकी चौरी चौरा कांड से संबंधित यहाँ पर न्यूज़ थी। अब देखिए, बांग्लादेश शिखर सम्मेलन है, फिर वियतनाम शिखर सम्मेलन है, और उसके बाद आपका नई दिल्ली में संसद भवन का जो निर्माण है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, काफी चर्चा में रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप लोग देखिएगा। चाहे अगर आप लोगों को ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी वैसी लग रही हो तो इसको स्किप करके आप उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम ऐसी चीज तो आप जरूर देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आभासी शिखर वार्ता 17 दिसंबर 2020 को हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें हुई हैं, तो देखिए, बंग बंधु, अभी मैंने कहा था बंग बंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी एक स्मारक डाक टिकट का दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से इस अवसर पर अनावरण किया है। इससे पूर्व सितंबर 2020 में गांधी जी की 150वीं जयंती के समारोह के अवसर पर उनके सम्मान में बांग्लादेश सरकार द्वारा डाक टिकट जारी करने के लिए श्री मोदी ने बांग्लादेश सरकार को धन्यवाद दिया है। अब देखिए, 1965 के पहले रेल संपर्कों की पुनर्बहाली की दिशा में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए हल्दीवाड़ी भारत का और चिल्हाटी बांग्लादेश के बीच पुनर्बहाल किए गए नए रेलवे संपर्क का दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ठीक है, तो किन दोनों के बीच में बहाली हुई है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हल्दीवाड़ी भारत से चिल्हाटी बांग्लादेश के बीच में, ठीक, रेल सेवा। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच 4 परिचालन रेल संपर्क लाइनें हैं, जिसमें पेट्रोपोल भारत में, वेनोपोल बांग्लादेश, गेदे भारत, दर्शन बांग्लादेश, सिंघवाद भारत और विरोल बांग्लादेश है। शिखर वार्ता में भारत व बांग्लादेश के प्रत्येक पड़ोसी राज्यों के बीच कम से कम एक लैंड पोर्ट की स्थापना का अनुरोध भारत ने बांग्लादेश सरकार से दोहराया, जिसकी शुरुआत अगरतला अखौरा से होगी। ठीक है, बांग्लादेशी, ये इसमें कुछ खास नहीं है। भारत व बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के लिए 2011 के अंतरिम समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर की आवश्यकता पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने बल दिया है। 6 संयुक्त नदियों मनु, महुरी, खोवाई, गुमटी, थारला और दूध कुमार के जल के बंटवारे पर अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता को दोनों पक्षों ने रेखांकित किया है।
बांग्लादेश, नेपाल व भूटान के बीच बिना रुकावट आवाजाही के लिए वीवीआईएन मोटर वाहन समझौते को शीघ्रता से चालू करने के लिए सहमत दोनों पक्षों में बनी है। संभवतः भूटान इसमें विलंब कर रहा है। पश्चिम बंगाल को मेघालय के भूभाग से जोड़ने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने का अनुरोध भी भारत की ओर से बांग्लादेश को किया गया है। ठीक। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मार्च 2021 में आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए श्री मोदी ने प्रति आभार बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया। अब देखिए भारत और वियतनाम के बीच में क्या यहाँ पर आभासी शिखर बैठक में क्या क्या चीजें आई हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन सुआन फुक ने के बीच 21 दिसंबर 2020 को आभासी शिखर बैठक हुई है। इस द्विपक्षीय शिखर बैठक को अति महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वियतनाम को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। अब यहाँ पे देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में शांति, समृद्धि और लोगों के लिए भारत वियतनाम का साझा दृष्टिकोण नाम के साझा दस्तावेज को द्विपक्षीय वार्ता में स्वीकार किया गया है। दोनों देशों के बीच साझेदारी की 2021 से 2023 के लिए कार्य योजना भी इसके साथ ही जारी की गई। वार्ता के पश्चात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, सतत ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोकेमिकल्स व कैंसर के इलाज के क्षेत्रों में सहयोग के समझौते इसमें शामिल हैं। ठीक है। अब देखिए, भारत की 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य और वियतनाम के 2045 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा से जन्मे साझेदारी के नए फलकों का पूरी तरह से विदोहन के लिए सहमत दोनों पक्षों में बनी। 2022 में भारत वियतनाम राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ को स्मरणीय बनाने हेतु दोनों देशों भारत वियतनाम सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधों पर एक विश्वकोश को प्रकाशित करने के लिए सहयोग करेंगे। ठीक है। अब भारत का 8वां उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित, और इसके बाद जो हेडिंग होगी वो आपकी सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट से होगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए के क्रम में जारी प्रयासों के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तो ये कौन है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान को भारत के 8वें उत्पादन बेसिक बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया है। बंगाल बेसिन में 24 परगना जिले के अशोकनगर एक कुएं से तेल उत्पादन शुरू करने के साथ ओएनजीसी ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। अशोकनगर एक परियोजना भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अग्रिम मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत एक तेल उत्पादक के रूप में पूर्ण हुई है। भारत के निर्धारित 8 उत्पादन बेसिन में से ओएनजीसी की अब 7 में खोज पूरी हो चुकी है और उत्पादन शुरू कर दिया गया, जो भारत के स्थापित तेल एवं गैस रिजर्व का 83% है। ठीक। आगे है अशोकनगर वन क्षेत्र के ओएनजीसी द्वारा उत्पादित पहले हाइड्रोकार्बन खेप को 5 नवंबर 2020 को आईओसीएल के हल्दिया तेल शोधन कारखाने में परीक्षण किया गया था। नई दिल्ली, अब देखिए नया, अब लास्ट आज का आपका जो है टॉपिक है वो है नई दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास। ठीक। तो इसमें देखिए सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट, ठीक है, रीडेवलपमेंट ये याद रखना, प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया। कब किया था? ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। शिलान्यास हेतु भूमि पूजन शारदा पीठ श्रृंगेरी द्वारा शीतला माता मंदिर के संचालित गुरुकुल के आचार्य श्री राघवेंद्र भट्ट ने कराया। ठीक। इससे संबंधित सारी चीजें आप लोग देख लीजिए, 8 से 10 पॉइंट है। ठीक। तो किसने कराया और कहाँ के, वो किस मंदिर से संबंधित गुरुकुल के थे, तो ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है। ठीक। नए संसद भवन की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वह दिन अब दूर नहीं जब दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में स्वीकार करेगी। विस्टा परियोजना का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण इस पर अंतिम निर्णय आने तक इससे संबंधित सभी निर्माण कार्यों पर रोक सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि 7 दिसंबर को आरोपित की थी, तथापि नए संसद भवन की आधारशिला रखने के समारोह की अनुमति न्यायालय ने प्रदान कर दी थी। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एएन खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि नए संसद भवन के निर्माण हेतु फिलहाल केवल आधारशिला रखने का कार्यक्रम ही 10 दिसंबर को संपन्न किया जाएगा तथा इस परियोजना से संबंधित कोई निर्माण कार्य सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने तक शुरू नहीं किया जाएगा। निकट भविष्य में संसदीय सीटों के परिसीमन के पश्चात संसद सदस्यों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए सेंट्रल वेस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अधिक क्षमता वाले संसद के निर्माण की सरकार की योजना है। अब इसमें देख लीजिए, लिखा है साफ साफ, इस नए त्रिभुजाकार, तो इसका जो डिजाइन है वो क्या है? त्रिभुजाकार है। नए संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद के मैसर्स एचसीसी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया तथा
तथा इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया है और कौन इसका निर्माण करेगा। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसका निर्माण करेगा और मैसर्स एचसीसी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसका डिजाइन तैयार किया है। ठीक। निर्माणाधीन संसद भवन लोकसभा कक्ष में 888 तथा राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि संयुक्त सत्र में 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। ठीक है। तो आपको लोकसभा के भी पता होना चाहिए और राज्यसभा के भी कितने बैठ सकते हैं, इसमें व्यवस्था होगी। 971 करोड़ की अनुमानित लागत से संसद भवन का निर्माण स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा करने का सरकार का लक्ष्य है। 2022 तक 75वीं वर्षगांठ पर। ठीक है। और कितने रुपए का बजट था? 971। वर्तमान संसद भवन की नींव, वर्तमान संसद भवन की भी थोड़ा पता चलना रहना चाहिए आपको, 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी तथा इसका निर्माण 6 वर्षों में पूरा हुआ था। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तत्कालीन जो वर्तमान में है इसका किसने किया था। ठीक है, उद्घाटन। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के संदर्भ में सांसदों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी है। इसके लिए सीटों का परिसीमन 2026 में होना। तो सीटों का परिसीमन होगा तो उसमें सीटें जहां तक बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसीलिए ये किया जा रहा है। 1951 से पहले आम चुनाव के समय देश की जनसंख्या 36 करोड़ व लोकसभा में सीटों की संख्या 489 थी। इस प्रकार के एक सांसद औसत 7 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। वर्तमान में जब देश की संख्या 138 करोड़ है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 ही है, जबकि राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। इस प्रकार एक सांसद औसत 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व वर्तमान में करता है। ऐसे में संसद में सीटों की संख्या में वृद्धि अपेक्षित है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, ये आपका आज का जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। आज का ये 7वां पार्ट, ये 7वां पार्ट था और 8वां पार्ट उम्मीद है कि आज ही आपको शाम तक मिल जाएगा, नहीं तो कल तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक, तो इसको मैं इसी जून में ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग बस इसमें सपोर्ट बनाए रखिए और मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।